नमस्कार, मैं संजय। ईशान टाइम्स न्यूज़, ईशान टाइम्स टीवी और ईशान संवाद से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने यहाँ पहला एपिसोड है बातों बातों में, और पंचकुला के हम लोग आज बैठे हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ की सभी नामी गिरामी लोग हस्ती यहाँ आते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं पंचकुला के ही एक उच्च पदासीन सरकारी महकमे में रहे और एक राजनीतिक व्यक्तित्व ओपी सिहाग जी, जो कि एक पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसके आप जिलाध्यक्ष हैं। मैं उनसे बातचीत करने के लिए आप सभी लोगों को रूबरू कराऊंगा। उनकी बातचीत को आप सब लोग देखेंगे और इसको कहिए कि किस तरीके से, अगर कुछ कमियां रह जाएं तो आप लोग अपने हमारे इस ब्लॉग में अपने मैसेज के द्वारा ज़रूर लिखें कि हम किस तरीके से इसमें और सुधार कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और थंबनेल दबा कर, क्योंकि जिससे कि इस तरह के इंटरव्यूज़ आप लोगों को पहले मिल सकें। तो मैं बातचीत शुरू करता हूँ। सिहाग साहब, आपका स्वागत है ईशान टाइम्स के बातों बातों के कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। हम लोग बातों बातों में ही सारी चीज़ें शुरू करेंगे, कोई इस तरीके से नहीं करेंगे कि हम लोग बिल्कुल राजनीति का जाएँ या एक दूसरे का आरोपी विरोपी। सबसे पहली बातचीत मैं शुरू करूं आपसे कि तो पहले मैं आपका भी बड़ा धन्यवाद दूँ आपके ईशान टाइम्स का, और आपने एक मौका दिया है अपनी बात कहने का, लोगों तक पहुंचाने का। जी जी, धन्यवाद इसके लिए। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ। हरियाणा के एक उच्च किसान वर्ग परिवार से आप आते हैं, और किस तरीके से कहाँ पर कि कहाँ मूल निवास रहा, मूल गांव आपका कहाँ से है, किस तरीके, क्योंकि हमारे दर्शक पूरे एक यही नहीं कि हम हरियाणा में हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग को देखने वाले हमारे दर्शक हैं, सभी के आपके बारे में मिल सके, वो लोग जान सकें। अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आप मुख्य रूप से आपका जन्म कहाँ हुआ, एजुकेशन किस तरीके से, और कहाँ कहाँ तक क्या करें। संजय जी, मेरा जन्म जो है पुराना हिसार जिला था हरियाणा का, 1960 में हुआ था। अच्छा। और अब वो सिरसा जिला है। मेरा गांव पड़ता है बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पर है। कुम्हारिया नाम है, और एलनाबाद हल्का पड़ता है अब। जी जी। पहले दिड़बा कला हल्का था। कुम्हारिया तो बड़ा चर्चित गांव रहा है, सब लोग बड़े अच्छे, एक से एक लोग वहाँ से निकले हैं। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ, और मैं एक किसान परिवार से हूँ। और मेरी मदर भी और मेरे फादर भी, वो भी अपना शुरू से किसानी का मेन तो हमारा वही है सारा। उसके बाद मैंने एजुकेशन जो मेरी रही वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, HU हिसार, जो बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने BSc एग्रीकल्चर की, MSc वहाँ बीच में रह गई थी मेरी। अच्छा। और उस दौरान, पढ़ाई के दौरान ही मैं चौधरी देवलाल, जो उस वक्त हरियाणा के मेन नेता थे, और उनका हमारे घर भी आना जाना चौधरी साहब का, तो उनके संपर्क में थे पिताजी हमारे, मतलब चौधरी साहब भी आते उनके थे, व्यक्तित्व से आप प्रभावित हुए बहुत। और उनके चोटला साहब सारे, और तो उनसे प्रभावित होकर मैं उनकी विचारधारा से उनके साथ जुड़ लिया था स्टूडेंट लाइफ में ही। और यूनिवर्सिटी के अंदर 1980 में मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का चीफ काउंसलर बना। वहाँ जो प्रेसिडेंट को चीफ काउंसलर बोलते हैं, प्रेसिडेंट कॉलेज का, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का। कॉलेज काफ़ी उसमें, और मतलब स्टूडेंट लाइफ में भी हाँ, आप स्टूडेंट लाइफ में सक्रिय था। और उसके बाद में 1982 में मैं पूरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट बना, HU हिसार का। और छात्रों की मांगों, छात्रों के लिए उस टाइम बड़ा संघर्ष हम करते थे। और हरियाणा का जो मेन छात्र पॉलिटिक्स में लगभग मेन उसमें आता था। और हमारी छात्र सभा स्टूडेंट विंग थी, तत्कालीन लोकदल जब था, तो उसका अध्यक्ष भी मैं 6-7 साल रहा। अच्छा, और एक वक्त से सक्रिय राजनीति में भी आ गए। देवदार की जो पार्टी थे लोग, उसका छात्र विंग था ये, हरियाणा छात्र सभा, उसका जैसे मैं 6 साल अध्यक्ष रहा। और एक वक्त ऐसा था छात्र पॉलिटिक्स में, दूसरे 3 यूनिवर्सिटी थी मेन, MDU, HAU, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और तीनों जगह हमारे प्रधान। और लगभग हरियाणा के 70% कॉलेज में हमारे छात्र सभा के प्रधान होते थे, डायरेक्ट चुनाव होते थे उस वक्त। तो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हमारा पार्टी का भी लगा लो, और हमारा तो उस समय पार्टी क्या लोकदल थी या कैसे? लोकदल थी उस टाइम। लोकदल। अब नाम बहुत चेंज होते रहे हैं, जनता दल भी बना, जनता पार्टी में बीच में आए, और कई पार्टियाँ हुई थी सारी। तो ये मेरा उसका एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपका ध्यान हो, 1985-86 में एक राजीव लोंगवाल समझौता हुआ था, और
उसमें एक न्याय युद्ध चला था न्याय हरियाणा के अंदर। तो देवलाल जी और डॉक्टर मंगल सेन ये सभी सारे लोग ही उसमें थे। तो देवलाल जी उस टाइम थे अध्यक्ष सारी संघर्ष समिति के स्टेट में, और डॉक्टर मंगल सेन जनरल सेक्रेटरी थे, और मैं जो हरियाणा के छात्र थे पूरा उसका संयोजक था पूरे हरियाणा। तो वो उनके साथ कंधे से ले चला। चौधरी साहब की छत्र छाया में हमने काम किया। तो उसके बाद जब ये 87 में गवर्नमेंट आ गई लोकदल की, और चौधरी देवलाल मुख्यमंत्री बन गए, और चौधरी देवलाल जब मुख्यमंत्री बने तो साथ में वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे स्टेट के। अच्छा, और हाँ, हेड ऑफिस जो था रोहतक होता था। तो वहाँ मैं पार्टी ने मेरे को ऑफिस सेक्रेटरी लगाया 87। तो देवलाल पार्टी के हेड थे, सीएम भी थे साथ में। और कुछ दिनों बाद फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है पार्टी के प्रधान बने। अच्छा, तो उनके साथ ही मैंने बतौर ऑफिस सेक्रेटरी वहाँ काम किया। अच्छा, हाँ, उनके साथ काम किया मैंने। और ये जितने उस टाइम ये चुनाव है या महम वाला मुद्दा था और बहुत चीज़ें हैं सारी, उस टाइम उनके मैं साथ होता था। और उसके बाद में 90 में मैं एक पोस्ट निकली थी ये लोकल बॉडीज में। अच्छा, नगर निकाय में। हाँ, नगर निकाय में लोकल बॉडीज में सेक्रेटरी ए क्लास। तो उसमें मेरा एसपीएससी के थ्रू, क्योंकि स्टूडेंट बरलेटर थे, तो वहाँ मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। ठीक है। और डिफरेंट जगह मैंने जॉब की हरियाणा के लगभग 14-15 जिलों में। अच्छा। और एक और बड़ी मज़े की बात है कि उस मतलब क्योंकि हम जो काम करते थे और अपने हिसाब से जो जायज़ था वही करते थे, तो कई दफ़ा मेरी जो राजनीतिक लोग थे अलग पार्टियों के, जिन की सरकार रही, कहीं कहीं लोकल एमएलए से मंत्री से हो जाती थी, तो मेरी ट्रांसफ़र भी बहुत हुई। अच्छा, आपकी ट्रांसफर भी 28 साल मतलब उनसे वैचारिक साढ़े 28 साल की मेरी जॉब रही। 2018 में रिटायर हुआ मैं। तो मेरी लगभग 32 ट्रांसफ़र हुई। बहुत सुंदर। मतलब उनसे हाँ, ये नहीं कि उनके बातों में आकर के अपने काम को करना आपने मैंने अपने हिसाब से जो जायज़ था, सही था, जहाँ भी काम किया एक छाप छोड़ी, ईमानदारी से काम किया। और अब अगर हम पंचकुला की बात कर रहे हैं, आप पंचकुला में भी रहे तो 25 जनवरी 2001 को ये म्यूनसिपल काउंसिल बनी थी। पहले सारा हुड्डा का ही था। तो आई वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ईओ। बहुत सुंदर। और पहली मेरी पोस्टिंग थी 4.5 साल की हुई। तो तकरीबन जो शहर की चीज़ें सारी हैं वो उनसे मैं जुड़ा हुआ था। और यहाँ की हर समस्या से और का सारा, क्योंकि पंचकुला को बसने में जब आपको हाँ, मतलब हमारा भी म्यूनसिपल काउंसिल की शुरुआत हुई तो कहीं न कहीं थोड़ा हम योगदान देते रहे अपना। चाहे उसमें बहुत चीज़ें हैं सारी, मैं उसको चलो वो तो नहीं गिनाता मैं। और मेरी यहाँ एक बड़ी मज़े की बात रही कि मेरे यहाँ पर 6 दफ़ा मेरी ट्रांसफ़र आना जाना हुआ मुझे यहाँ। अच्छा, 6 दफ़ा। और टोटल लगभग 10 साल के करीब मेरी यहाँ की जॉब रही, यहाँ की पंचकुला की। और मैं रिटायर भी यहीं से हुआ 31 मार्च 2018 को। अच्छा। तो ये बीच में जॉब वाला प्रोफाइल आ गया कि आप नगर निकाय में रहे, आपने रिटायरमेंट दी यहाँ पंचकुला के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपने यहाँ से रिटायरमेंट की। उस दौरान में पंचकुला के अंदर बहुत सी समस्याएं थी, क्योंकि पंचकुला बस रहा था, विकसित हो रहा था, एक छोटी सी नगर पालिका से आज नगर निगम में तब्दील हो चुका है। तो समस्याएं थी, सड़कें थी, नालियाँ थी, कॉलोनियों का विकास था, छोटी बसावट थी, गाँवों को नगर में लेना, उसको विकसित करने में भी समस्याएं आती थी। क्या आपको राजनीतिक उसमें लाभ मिला, कुछ लोगों का सहयोग मिला या नहीं मिला? उसमें देखिए, शुरू में जब म्यूनसिपल काउंसिल बनी तो इसके चुनाव 2-3 साल बाद हुए थे। 2003 में चुनाव हुए थे। उससे पहले तो प्रशासक भी थे, तो बाकी मोस्टली मैं ही देखता था काम जी ईओ। और नो डाउट कि जो शहर बस रहा था तो दिक्कतें तो होती हैं। पहले हाँ HSVP उस टाइम तत्कालीन हुड्डा, वो उस कागजी लड़ाइयाँ बहुत होती, कागजी लड़ाइयाँ समस्या होती है। आप अकेले जब म्यूनसिपल काउंसिल बनी तो मैं तो बनी टेची, मेरी गुड़वा पोस्टिंग थी पहले, और सरकार ने मेरी यहाँ कर दी। हालांकि मैं चौटाला साहब के चलो करीब सारा चीज़ थी वो तो चलो बता ही दिया मैंने पहले। तो खैर उन्होंने वहीं से मैसेज आया भी आपने अपना काम संभालना है। और मैं तो टेची लेके आया था यहाँ, और कोई स्टाफ ही नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटर उस टाइम में मिस्टर बालगढ़ होते थे, वालगढ़ साहब से। हाँ, तो उनसे वो मेरे पहले वाकिफ थे, जानकार थे। वो कहने लगे यार जो हुड्डा का ऑफिस है यहाँ जो अभी सेक्टर 6 में है, उसमें उन्होंने मुझे कमरा दे दिया, जब आप यहाँ शुरू करो। फिर हमने मिलके एक सेक्टर 4 जो है कम्युनिटी सेंटर, वो आज भी है, आज ही चल रहा है, वो देखा सभी अधिकारियों ने आके। तो खैर फिर धीरे धीरे स्टाफ लिया हमने,
और मैंने रहना भी शुरू कर दिया यहाँ ट्रांजिट फ्लैट्स में, सरकार ने कहा। तो बाकी तो वो धीरे धीरे तो फिर हमारा काम शुरू हो गया। और तो जिस 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 काम पर मैं, हालांकि सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट है, ये नॉर्मल चीज़ें चलती रहती हैं, चीज़ें सारी समय के साथ साथ अच्छी भी होगी, कभी खराब भी होगी, चलता रहा है सारा। वो भी हमने कोशिश की सारी चीज़ें ठीक हों जो सी कम्युनिटीज़ थी। लेकिन जो सबसे उल्लेखनीय काम मैं जिसको मैं अपना मानता हूँ, मैंने जो अच्छा किया खुद, वो था पार्क डेवलपमेंट सोसाइटीज़ का बनाना। अच्छा, जो हमें सेक्टर्स के अंदर जो हमें पार्क 2002-3 में HSVP हुड्डा जो तत्कालीन था, वहाँ से हाँ। पार्क ट्रांसफ़र हो गए थे काफ़ी सेक्टरों के, अच्छा, जो डेवलप सेक्टर थे सारे। और वहाँ जो हमने उनको जो डेवलपमेंट में उनको मोस्टली ऐसे ही थे सारे, कहीं घास ऊपर खड़ा हुआ था, कहीं चादर थी, कहीं नहीं थी, कहीं वायरिंग तार तुर लगी हुई थी, बच्चे फुटबॉल खेलते थे मोस्टली, को 2-4 जगह सेक्टर में छोड़ के, बाकी हाल ऐसा ही था। झाड़ था। हाँ, तो हमने वो कोशिश करके सारे वो पार्क ठीक किए, डेवलप किए और सोसाइटी बनाई, पार्क डेवलप सोसाइटी। तो उसमें क्या किया हमने, गवर्नमेंट से जब मैंने स्टाफ मांगा था तो उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ 104 पोस्ट सेक्शन की थी। अच्छा, म्यूनसिपल काउंसिल के लिए 104 पोस्ट सेक्शन की थी। मोहाली की कोई पोस्ट नहीं, न कोई जेई की पोस्ट उसके लिए, न कोई और। तो उन्होंने कहा कि आप अपने देखो क्या करना है आपने। तो मैंने फिर एक आइडिया आया, मैं कहीं स्टडी कर रहा था, तो उसमें था भी एक प्राइवेट लोगों को आप इन्वॉल्व करो। तो जो पार्क डेवलपमेंट सोसाइटीज बनाई, उसकी शर्तें, टर्म कंडीशन सारी बनाई तो RWS को जोड़ करके ना। हाँ, उनसे पूछा, अलग अलग जो नेबरहुड के लोग थे उनसे, और उसको हमने अपने पास रजिस्टर किया, और 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर पर मंथ के हिसाब से हमने देना शुरू किया। जी बिल्कुल ठीक है। ताकि लोग खुद मेंटेन करें, वो अपना उस कैशियर, उनका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव मेंबर बॉडी जो भी है सारी, 7-8-10 आदमी, और वो करते 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 और आज लगभग 256 के करीब जो पार्क, जो डिफरेंट सेक्टर जो है वो पार्क डेवलपमेंट सोसाइटीज़ या पार्क मेंटेनेंस सोसाइटी जो कह लो उसको, वो कर रही हैं। और वो रेट भी बढ़ा है जिसमें के साथ साथ अब 4 रुपये 4.5 रुपये है। अच्छा। तो ये 1 रुपये से ये सारे हरियाणा में, क्या अपने भारत में लगा लो आप, इस टाइप की स्कीम जो है हमने पंचकुला में शुरू की थी। अच्छा, और इसको फिर अडॉप्ट किया सरकार ने भी, चंडीगढ़ भी, पंजाब ने भी, HSVP ने भी, इस प्राइवेट लोगों को देने का। तो ये उपलब्धियां- मेरी, और आज ही उनका पार्क देखो अब जाके अंदरूनी ये पार्क। उपलब्धियां देखिए, एक चीज को है जिसको कि प्रैक्टिकली हाँ, ये मैंने शुरू कराया था। लाए, और लाने के बाद ये पूरे देश ने अडॉप्ट किया। चूँकि शुरुआत होती है हमारे हरियाणा में, बहुत सारी चीज़ें शुरुआत हुई हैं जिसको कि पूरे देश ने उसको एक मॉडल के रूप में हम लोग रखते हैं, हरियाणा रखता है Public private रखने के बाद। partnership। हाँ, तो उसमें PPP मोड से इन्होंने जो कार्रवाई शुरू की, पार्कों के मेंटेनेंस की। पार्कों के मेंटेनेंस से, वो ऑल ओवर इंडिया सभी जगह, हर राज्यों में, हर नगर निकायों में ये चीज़ अब लागू हो रही धीरे धीरे। अब तो लागू वो हो मुझे उसकी बड़ा मुझे फक्र है उस चीज़ का कि मैं मेरे साथियों के सहयोग से उस वक्त, और वो उसको हम कर पाए, तो बड़ा अच्छा। बाकी तो चीज़ें हैं सारी, अभी हम करते बीच रहे। में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद आगे की बात। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करके साथ साथ थंबनेल जरूर दबा दें कि आपको ये वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे। नमस्कार। बातों बातों कार्यक्रम को आप लोग देख रहे हैं। इस ब्रेक के बाद आप लोगों का फिर स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं अपने सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक हस्ती पंचकुला की एक हैं OP सिहाग जी, जिनसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने नगर निकाय में अपने पदस्थ रहते हुए, उसके उच्च पद पर रहते हुए, उन्होंने किस तरीके से नगर पालिका पंचकुला को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए, उसके बारे में चर्चा करें। उन्होंने पार्कों को जिस तरीके से लिया और उसकी समितियां बना करके उसको एक PPP मोड पर ला करके पार्कों का डेवलपमेंट, जिसका मॉडल एक देश को दिया इन्होंने, और उसको आगे भी बढ़ा। अभी हम लोग इस पर आगे ये चर्चा करते हुए आपसे OP सर ये पूछते कि शहर की सड़कें, पंचकुला की सड़कें और यहाँ जल जमाव, उनकी क्वालिटी किस तरीके से है, और किस तरीके का आज जो दिख रहा है। बाद में 2010 में नगर निगम भी बना, जिसमें कि कुछ दिनों तक कालका भी रहा, कालका भी इसमें शामिल रहा, और आप भी उस दौरान में यहाँ पर आए थे। और मैं तो ये कहूँगा कि आज शहर की स्थिति ये है कि न तो यहाँ पे राजनीतिक दल कोई भी कार्य कर पा रहा है, केवल एक ऊपर से जिसे थोपा जा रहा है। हमारे नगर मेयर भी है, मैं सवाल लोगों उठाते हैं कि मेयर किस तरीके का काम कर रहे हैं। आज डिप्टी मेयर कोई नहीं चुना गया, आपकी पार्टी से भी, आप JJP से हैं, JJP के भी 2 पार्षद थे जिसमें अब 1 रह गए हैं, उस पर भी मैं चर्चा पे आऊँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सड़कों का, कि सड़कों का क्या स्थिति है और इनके जो उबड़ खाबड़ और जो टूट फूट है वो किस तरीके से, क्योंकि 3 विभागों में ये बट गया है, HSVP,
और एक आजकल कूड़ा बना दिया इन्होंने, पीएमडीवाई बना दिया जिसने कि पंचकूला डेवलपमेंट अथॉरिटी करके कर दिया, और एक नगर निकाय। तीनों में किस तरीके तालमेल का है, उस पर थोड़ी सी चर्चा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो क्वालिटी अब सड़कों की आ रही है वो इतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए। और आपने जिक्र किया अभी 3 विभागों में बांट दिया, तो आम लोगों को कन्फ्यूजन रहती है भी कौन सा काम किसके पास है। ये है दिक्कत। जो लोग थोड़ा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनको तो पता होता है भी कौन सा विभाग किसके पास है, लेकिन आम जनता को इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी याद है 2007-8 की बातें हैं, तब हमने पंचकुला के अंदर उस वक्त जो सड़कों की जो क्वालिटी थी वो मतलब कुछ सड़कें तो अब भी कई जगह पड़ी है, हम चेक करते हैं उस टाइम जो बनाई थी वो। कारण एक तो जो नगर परिषद थी तत्कालीन, उसका जो सेटअप था सारा, जो प्रधान थे और थे जिस मिस्टर रावल थे उस वक्त, तो बड़ा अच्छा तालमेल था हमारा। और तीसरा हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन लिया था उसमें, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, फर्क पड़ता है। और क्लियर कट कह दिया गया था कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हमें क्वालिटी चाहिए। तो नो डाउट उसके लिए इसलिए याद किया मैंने वो कि अगर आपकी मंशा ठीक हो, आप दिल से चाहते हो काम ठीक हो, तो अब भी वो हो सकता है। तो कहीं की क्वालिटी में कमी आई है। और मैं तो यही कहूँगा जो अधिकारी हैं मौके के और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, मेयर है, उनको इस बारे में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, इसका मिसयूज ना हो। और जहाँ तक बात की आपने पानी के ठहरने की, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वाटर स्टॉर्म चैनल्स हैं बहुत साल पहले बने थे। समय के साथ साथ उस वक्त जो इनकी चौड़ाई होगी, जो डाया होगा, जो नीचे अंडरग्राउंड डाले, तो वो कम थे। आबादी बढ़ रही है और साथ में समय पर इनकी सफाई ढंग से नहीं हो पाती, तो वो बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से ये सारी चीजें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आती है, या कुछ सेक्टर में पानी घरों में भरता है या कॉलोनी में भरता है या बड़े नाले बहते हैं। तो ये चीजें हैं सारी, और अगर इस पर समय पर ध्यान दे लें, मैं किसी को आरोप नहीं लगाऊंगा। जिस तरह बारिश में नो डाउट अगर तेज बारिश होगी तो एक बार आएगी, लेकिन लगातार बढ़ते रहना, पानी का निकलना नहीं, और लोगों के घरों में घुसता है, दुकानों में घुसता है, उससे नुकसान होना, तो इसमें मैं यही कहूंगा कि बारिश के सीजन से कम 3 महीने पहले, जिस तरह मार्च में अप्रैल में अगर ये टेंडर लगा दें तो वो जून तक काम सारा पूरा हो जाए, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। करते क्या है, लगाएंगे टेंडर, करें करते करते, और जून के आखिर में या जुलाई में या जब बारिश शुरू होती है तब लगाते हैं। उससे क्या थोड़ा बहुत काम होता है, बाकी वो सारा बारिश में बह जाता है। जो ठेकेदार ने काम नहीं किया वो भी उसका उसमें चला जाता, तो सारा और पेमेंट पूरी हो जाती है, तो उसमें घपला होता है। तो मैं तो इनको यही कहूँगा कि वो सड़कों की क्वालिटी ठीक रखें, और साथ में जो पानी की दिक्कत है वो अगर फरवरी के महीने में शुरू करके एस्टिमेट बना लें अपना, मार्च तक का इसको अलॉट कर दें, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। समय से ये लोग कार्रवाई नहीं करते, नहीं करते वो, ये दिक्कत है। और अब आपने जब कहा आरोपों वाली बात, तो मैं एक सवाल आपसे ये भी कहूंगा कि जब आप यहाँ नगर निकाय में आप पदासीन थे, तो उस दौरान क्या आपको राजनीतिक उपेक्षाओं का भी सामना करना पड़ा कि राजनीतिक दल आपके ऊपर दबाव दे करके ट्रांसफर कर दो जी, इनको हटा दो जी, दबाव करते थे, या किस तरीके से करते थे? ये बिल्कुल, क्या ऐसा कुछ रहा? हाँ, ये होता है। अच्छा, और क्या कुछ इसके बारे में बताएं? जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले भी इसमें अपना, तो मेरी टोटल पोस्टिंग यहाँ लगभग 10 साल के करीब रही, तो उसमें 6 दफा मेरा आना जाना हुआ। 10 साल में 6 बार ट्रांसफर हुआ, और पॉलिटिकल लोग ही ट्रांसफर करवाते थे, कहीं न कहीं किसी से नहीं बनती, किसी कारण हो जाता था, कई दफा वो चाहते कुछ और मेरा तो ये था भी मैं स्पष्टवादी और टू द पॉइंट बात करना, और पब्लिक के हक में काम करना। कोई भी आता था, राजनीतिक लोग क्या चाहते हैं कि पहले उनके पास जाएं, वो अफसरों कहें, तब आप काम करो ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। लेकिन मैं जब जहां भी रहा, और यहाँ पंचकुला में बात करूं, तो जो लोग चाहे गरीब हो अमीर हो कोई आता था, उसका काम उसी वक्त फौरन करने की आदत थी। स्टाफ को कह रखा था कि मैं जिसको काम बोल दिया वो तुरंत करो, और जो उनकी ड्यूटी थी वो भी करें। जिस तरह छोटी छोटी चीजें होती हैं, हालांकि सड़कों का, पार्कों का, स्ट्रीट लाइट का, सफाई का, ये मेजर काम है नगर निगम के, नगर परिषद के। साथ में हमें बर्थ डेथ का है, मैरिज रजिस्ट्रेशन का है, और छोटी छोटी चीजें हैं, लाइसेंस का है, टैक्स जमा होने का है, बहुत चीजें हैं सारी। तो उसमें मेरा क्लियर कट वो भी था भाई, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदे को लाइसेंस जरूरत है बर्थ डेथ की, तो उसी दिन दो, उसको अप्लाई किया उसी दिन दो। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास कोई कपल आता था,
तो उसमें लोग ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी। अभी लेटेस्ट तो प्रॉपर्टी आईडी बनाने में भी दिक्कतें आई है। हाँ, वो बड़ी भारी चर्चा रही, बड़ी भारी गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज टैक्स लगा दिया हाँ, इन्होंने। हाँ। इन सब चीजों पे बहुत सारी चीजें आई नहीं, हैं, इसमें बड़ी भारी चर्चा रही है, नो डाउट, और लोग विरोध भी कर रहे हैं इस चीज का। विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ चीजें पार्कों, जैसे कि मार्केट्स बनी है, उसकी पार्कों का इन्होंने टेंडर निकाल करके उसको पार्किंग लेना शुरू कर दिया था, उसका भी विरोध रहा बहुत दिनों तक। हाँ, पार्किंग फीस पार्किंग फीस थे, वो ऐसा है, दो चीजें हैं। हाँ। अगर आप उसी हिसाब से फैसिलिटी दो हम्म, पूरी, तो लोगों को पैसा देने में, फीस देने में कोई दिक्कत नहीं आती। जी। लेकिन फैसिलिटी आप दो, वो सारी फैसिलिटी आप देते नहीं, आप कह रहे हो पैसा पैसा आने दो, तब ये दिक्कतें आती हैं। और हमने उसका विरोध भी किया था। हमने कहा था पहले फैसिलिटी दो वो सारी, फिर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। तो ये तो एक चीज रही कि हमारी शहर की समस्या है, गार्बेज की हो गई, सब चीज हो गई। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि इस पंचकुला में, चूंकि आपका ज्यादातर ध्यान पंचकुला के वासी भी हैं आप, और तो पंचकुला में उसका नगर निगम का दायरा बहुत बढ़ गया है, बहुत से गांव हैं। गांव के अंदर किस तरीके से ये लोग कर पाते हैं और किस तरीके से उसमें कर देखिए, अभी वो दिक्कत तो रहती है। गांव में लोग पशु पालते हैं, खेती बाड़ी का उनका है, तो जो शहर के हिसाब से जो फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ नहीं हो पाती, और पीछे कोशिश भी नहीं की गई अभी। वहां पर भी चीजें, जिस तरह सैनिटेशन की बात करें हम, अगर हम वहां पर डोर कलेक्शन की बात आ गई, या वहां पर जो गलियां हैं या स्टोर वाटर चैनल है, हालांकि सीवरेज की भी पीछे कुछ डालना शुरू किया है, तो वो सारी चीजें वहाँ हो सकती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि गांव के लोगों को भी जो सुविधाएं जो अर्बन एरिया है वहाँ मिलती है, वो वहाँ भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक और जो मैं पॉइंट इसमें साथ जोड़ूंगा आपके, जब नगर परिषद बनी थी 13 गांव थे। जी, मैं इसलिए गांव हाँ, नगर परिषद बनी जब, हाँ। कॉर्पोरेशन बात तो बहुत ज्यादा आ गए, तो उसमें भी कुछ दिक्कतें अब भी हैं। और साथ में कॉलोनियां हैं 3 बड़ी, कुछ अविकसित कॉलोनियां हैं, 3 जो लगा लो, कि 4 लगा लो आप, एक हाँ। गांधी कॉलोनी भी है। हाँ। तो वहां अब जो भी सरकार आई, या जो 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जब भी चुनाव आते हैं बीच में ये कहते रहते हैं हम 1 मरला प्लाट देंगे, कभी कहते बना के देंगे, कभी 2 मरला देंगे, कभी कहते हैं देंगे नहीं, वहां करेंगे। मतलब उसको अलग अलग, मतलब अभी तक रियल टीम कुछ नहीं है, और लोगों को, आम जो आदमी वहां बैठा है उसको ठगा गया है। हम पीछे भी मांग करते रहे थे, अब भी कर रहे हैं कि उन लोगों को भी, गरीबों को भी ठीक रहने का हक है, उनको सारी फैसिलिटी मिले। हम ये कहते हैं कि उनको अगर प्लॉट ही देने हैं तो कम से कम 2 मरले का, ताकि, क्योंकि गरीब आदमी, इनके पता फैमिली बड़ी होती है, ठीक है, तो वहाँ थोड़ी सीव कम्युनिटीज फैसिलिटीज, तो 2 मरले के इनको प्लाट दें, और वहां पर सारी चीजें डालें पहले। सीव सर्विसेज जो होती हैं सारी, चाहे वो सीवरेज हो, सड़क यहाँ हो। पर मरला कहा जाता है, कम से कम एक मरला होता है 25 गज 25 गज का, और 2 मरला हो गया 50 गज का। किसी भी गरीब को, उसके परिवार को रखने के लिए 50 गज। हाँ। ये जो मैं सामान्य भाषा में बता रहा हूँ, मरला और गज के अंदर तो इस चीज को, और साथ में हम कहते हैं कि वहाँ अलग सेक्टर निकाले, हाँ, उनको उसमें पूरी फैसिलिटी दें, एजुकेशन की पूरी हो, लैंड ऑर्डर के लिए पूरी चौकी हो, जैसे हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरी जो भी है, तो उन लोगों को सारी फैसिलिटी, मार्केट भी हो, और साथ में अगर मान लो थोड़ा शहर से दूर भी हो तो आने जाने के लिए बसों की उनके लिए हो जाए सारी चीजें, तो एक अलग से हो जाएगा। और अब जब तक वो नहीं होता है, हम कहते हैं कि उन लोगों को वहां पर पीने का पानी ठीक मिले, कम से कम स्ट्रीट लाइट की ढंग से हो जाए, और अगर पक्की सड़क उन गलियों नहीं बन सके तो कैसे ये चौक लगा दो आप, जो ये टाइल्स का होता है सिस्टम, बाकी वो यूज हो सकते हैं कहीं, तो उन लोगों को भी ये फैसिलिटी सरकार दे, नगर निगम दे। मेरी याद है 2004 में जब मेरी पोस्टिंग थी यहाँ, हमने गवर्नमेंट से बाकायदा परमिशन लेके इन सभी कॉलोनियों में काम कराया था। उसके बाद में इनमें काम नहीं हो रहा अभी तक। तो ये था सारा। अब एक सवाल आता है यहाँ के स्थानीय विधायकों का, जो अब तक रहे हैं आपके कार्यकाल में या पहले भी, कि विधायकों का क्या रोल रहा है शहर के लिए, और उनका कितना रहा है जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में। क्योंकि एक सत्ताधारी दल के भी रहे विधायक, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, एक विधायक थे जो कि डिप्टी सीएम भी रहे कभी, और आज भी वो परमानेंट में विधायक हैं। तो उनका कितना रहा है, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए पंचकुला के लिए। हाँ, देखिए, ज्यादा तो मन पर क्या कहूँ, सोच में पड़ गए आप? नहीं, सोच नहीं पड़ा मैं। जो विधायक है उसकी ड्यूटी होती है बहुत बड़ी, हाँ, अपने इलाके के चहुमुखी विकास के लिए काम करे,
कोई लोगों की समस्या उसके लिए काम करे, किसी को दिक्कत आ गई मुद्दे को उठाए, प्रशासन में दिक्कत आई वहां ठीक करवाए, अगर सरकार के स्तर पर कोई दिक्कत हो तो वहां मुद्दा उठाए, मुख्यमंत्री के सामने जो भी है सारी तो बहुत होती है सारी। और अगर विधायक वाकई में चाहता हो, ड्यूटी पाबंद हो, काम करने वाला हो, आम पब्लिक के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझता हो तो बहुत कुछ काम कर सकता है, क्योंकि विधायक की वो छोटी नहीं है, उसका लेवल जो है चीफ सेक्रेटरी के बराबर का है, स्टेटस जो है, और अगर कर सकता है। लेकिन अब जो मौजूदा विधायक की आप बात कर रहे थे, तो मैं तो चंद्रमोहन जी तो देखो दिखाई देते नहीं कभी, और वो तो कहते हैं विपक्ष में हम। अरे भाई विपक्ष में होगा क्या हो गया, आप मुद्दे उठाओ, आप सरकार से मिलो, प्रशासन से मिलो, और जो दिक्कतें आ रही हैं लोगों को दूर कराओ, आओ तो पब्लिक के बीच में आओ। तो अभी मेरे सामने आपका इनके उनको लेकर के एक बयान आया था कि वो सफेद मोर कभी कभी दिखता है। नहीं, वो तो फिर दिखता, ये दिखता भी नहीं। वो कहा था मैंने, वो मेरे पास लोगों को वो भी है, भाई साहब ये क्या कह दिया। अरे मैंने कहा यार गलत थोड़ा ही कहा है। और जहां तक बात पुराने विधायकों की, तो एक दो विधायक नहीं अच्छा जिस तरह पीछे कुछ काम उन्होंने कोशिश की करने की, ये मैं किसी की मतलब स्पष्ट बोलता हूँ। नहीं, ज्ञानचंद जी का क्या रहा, मैं नाम आप लेने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, उनका क्या रहा, किस तरीके से उनका देखो एक चीज तो कि वो सक्रिय तो रहे, हाँ चाहे सक्रिय किसी तरह रहे हो, रहे। उन्होंने शो भी किया, मैंने इतना करोड़ों करा दिया काम, 5,000 करोड़ जो भी शो बातें की उन्होंने सारी, लेकिन रियलिटी में जो है काम है वो दिखता नहीं। और जिस ढंग से होना चाहिए था वो पैसा हो सकता है कहीं मिसयूज हुआ हो, दुरुपयोग हुआ हो, और या ढंग से क्या यही कारण उनके हारने का हो सकता है, ढंग से लगा नहीं। हाँ उनमें ऐसा है कि वो कारण तो बहुत होते हैं, वो तो पब्लिक है, ये पता नहीं किसको हरा दे। अब ये चंद्रमोहन जी की बात करूं तो मैं तो बड़ा स्पष्ट करता हूँ, चाहे बुरा माने हो या उसके समर्थक या खुद, तो वो तो इसके लायक नहीं है ही नहीं। अरे कुछ तो करो भाई, आप बोलो। अरे कम से कम वो तो बीच में रहता था, पब्लिक से मिलने का अपना करो, मुद्दे उठाओ। तो एक और विधायक हुए थे पीछे, अम्बाला से आए थे जो बंसल जी, वो उनके ज्यादा कमेंट नहीं करता, वो तो जो भी थे अब नहीं रहे, कुछ नहीं था, जो भी था सारा वो जैसा भी था सारा वो तो थे इस टाइप के। मैं कहता हूँ कि एक अच्छा विधायक पब्लिक को, पंचकुला जैसे शहर को मिला ही नहीं, जो वाकई में ही इस शहर की काया पलट दे। और इस शहर क्योंकि प्लांट सिटी है ये, और इसको बहुत अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि ये हरियाणा की डीम्ड राजधानी है, मोस्टली ऑफिस यहाँ हैं। तो अगर विधायक इंटरेस्ट ले पूरे ढंग से तरीके से, तो ये जो शहर है चंडीगढ़ के साथ है, तो चंडीगढ़ से मोहाली से इन शहर और एक वर्ल्ड मैप पर अच्छी तरह से आ सकता है। आपको अच्छे अधिकारी यहाँ पर लगा के उनके साथ ठीक तालमेल रखे, लोगों को साथ जोड़ के और कुछ अच्छी प्लानिंग के साथ अगर करें तो ये शहर बहुत अच्छा हो सकता है। जी, अभी तक हम लोग बातचीत कर रहे थे, देखिए विधायकों पर भी बात हो गई, राजनीतिक चर्चा भी हो गई। मैं अब आपकी पार्टी से रिलेटेड कुछ बातचीत शुरू करता हूं, क्योंकि आप जननायक जनता पार्टी के आप जिलाध्यक्ष हैं, उसके लिए आप सक्रिय रहते हैं, लगातार समस्याओं को उठाते हैं। और चूंकि चौधरी देवीलाल जी के ताऊ देवीलाल जी के साथ आपके विचारधारा मेल खाती थी, उनके परिवार से आपका बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, और उसकी वजह से उनकी नीतियों पर ही आप लगातार चलते आए हैं। आज तक कभी आपको ये नहीं रहा कि आपने पार्टियों का दल बदल किया हो। अगर हाँ पार्टी ने दल से किसी से समझौता किया तो आप रहे हैं। अब आप बताइए कि आपका यहाँ पर किस तरीके से जन समस्याओं को आगे लाने, उनको दूर करने में किस तरीके से आपकी पार्टी का किस तरीके से क्या रोल है, उस पर थोड़ा सा चर्चा। संजय जी, आप देख रहे हो पीछे हमारी पार्टी सरकार में हिस्सेदार भी थी पिछले प्लान में, हाँ, और 2018 में पार्टी बनी थी दिसंबर में जी, परिवार से अब बिखराव, चलो बिखराव हो गया, वो मैं सुन नहीं जाना चाहता, जैसे भी हुआ। उसके बाद लगातार अगर हम पंचकुला की बात करें तो मैं शुरू में प्रधान बनाया था मेरे को शहरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कुछ दिनों बाद फिर बाद में पूरा प्रेसिडेंट बना दिया, और लगातार काम कर रहे हैं लगभग। जी जी जी। इस शहर के आम लोगों की समस्याओं के लिए सबसे ज्यादा मुद्दे किसी ने उठाए हैं तो हमारी पार्टी ने, हमने उठाए हैं। आप देखते हो, चाहे वो कॉलोनियों की, आपके सैनिटेशन गार्बेज की, आम आदमी समस्या हो, कहीं कोई बाढ़ का और का कोई प्रकोप हो गया, बारिश का हो गया, तो वो मुद्दा उठाने की बात हो, जो भी मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं, लैंड ऑर्डर की बात हो, जो ज्वलंत मुद्दे हैं हमने उठाए हैं। और हमने ज्यादा किसी की ये नहीं गाली नहीं देते हम किसी के बारे में, जब सर के बारे में, नेता के बारे में, हम अपनी बात रखते हैं, कहते हैं। हम
किसी शिकायत नहीं करते, हम समाधान चाहते हैं। समाधान। ये हमारा टैग जी है। जी जी। शिकायत नहीं, समाधान। समाधान। और लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं, बहुत मुद्दे उठाए हैं, आम जन के भी और शहर के विकास के भी। एक चीज़ ये रही कि इस दौरान में एक हमारे यहाँ बहुत ही जैसे महामारी का प्रकोप था, कोविड का वक्त था, उस वक्त कुछ राजनीतिक दल उसमें राजनीति करने लगे थे, कुछ सामाजिक लोग अपने खुल करके सामने आए थे। उसमें आपने क्या योगदान रहा उस पैंडेमिक में और जनता के बीच में, किस तरीके से आप लोग लगे उसमें रहे? देखिए उस वक्त नो डाउट लोग घरों में थे। हाँ। मैं और मेरे साथी बहुत, मेरे पास उस टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, दवाइयों की मैं जरूरत कह रहा थी, हूँ, मैं और मेरे साथी हम आम जगह जहाँ लोग इसको कर नहीं सकते थे वहां पर हर तरह की हेल्प के लिए गए हैं। सारी मेरे पास वीडियोस फोटो पड़ी है। मैं हालांकि मैंने ज्यादा उस दुखती रग को मैंने हाँ नहीं छेड़ा नहीं, है अब कि ठीक भैया है, वो बड़ा हमारे यहाँ भूलने की एक आदत सी नहीं है। नहीं, वो मेरे पास वो सारी वीडियोस उसकी फोटोज पड़ी हैं। लेकिन हम हम्म। ज्यादा उस प्रचार विश्वास रखते, हमने अपना काम किया था। किया था, जहाँ जहाँ ठीक है। दिक्कत आती थी मास्क लगा के, मेरी याद है कई फोटो पड़ी है सारी, हम जाते थे। और नो डाउट वो बहुत ही भयानक मंजर था और सबने इकट्ठा होके, सभी देशवासियों ने उसको पार पाया और भगवान ना करे इस तरह की दोबारा कोई नौबत आए। लेकिन एक चीज उसकी मैं कहूँगा, उसका फायदा भी मतलब हर चीज का होता है। आसमान बिल्कुल साफ हो गया था और यहाँ से आप जो हिमाचली बड़ी बड़ी पहाड़ियां जो शिमला तक की बड़ी साफ दिखाई देती थी और नीला आसमान दिखता था। प्रदूषण से प्रदूषण मुक्ति मिली थी, नो डाउट ये था। लेकिन वो इस तरह की बीमारी, कुछ उसका प्रचार भी ज्यादा हुआ, मुझे भी हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कब हुआ कब नहीं। दिखाने गया, पॉजिटिव आया जब, मैंने कहा मेरे वो को तो है नहीं देखिए आज भी हम लोग उसको चेक कर रहे हैं, उस हम्म। नीडल से चेक करेंगे हाँ, तो हाँ। हर तीसरा आदमी कोविड मिलेगा। मिलेगा। और जितनी भी बीमारियां हैं कोविड से रिलेटेड, चाहे बुखार है, डेंगू है या मलेरिया है या कोई है, वो कोविड की ही श्रेणी में, नाम उसका कोविड ही है। बस वही सारा कोविड 19 था जो भी था। नो डाउट परिवार में हमने अपने गांव में मेरे छोटे भाई की मिसेज जो है उसमें वो चली बसी सेकंड वाली लहर में। अच्छा। हाँ, वो हमें भुगतना भी पड़ा था उसमें। और बाकी प्राकृतिक सिस्टम है सारा जो भी है, तो उसमें भी आपने बढ़ चढ़ करके समाज के लिए सेवा हमने में अपनी तरफ से और कोशिश पूरे की। हाँ, कोशिश की थी कि हम जो हेल्प कर सके सारी। एक ईडब्ल्यूएस हाउसेस बनाए थे सरकार ने, जो 25 गज की कुछ झुग्गियों को हटा करके वहां बनाए थे, उनकी दुर्दशा है, उनकी बहुत बुरी हालात है वहाँ। आशियाना या और भी आशियाना है, सेक्टर 26 में भी है, 28 में भी है, 28 में भी है, 20 में भी है। हाँ, तो उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, किस तरीके से क्या उसमें नो डाउट मैं जो मांग कर रहा था ना, मैंने कहा यार 2 मरले के प्लाट दिन लोगों को कॉलोनी हटाते हो तो, या वो जो लगभग 270 स्क्वायर फीट के हिसाब से एरिया है, करोड़ एरिया में थोड़ा है, मैं गया उनके अंदर आप बैठ नहीं सकते हैं, फैमिली आ नहीं सकती। तो हमारी अब भी मांग है ये कि उस तरह बना के मध्य देना कि एक स्लम से उठा के दूसरी स्लम क्रिएट हो जाए। हम कहते हम स्लम क्रिएट हो गया है। यस, हम कहते हैं कम से कम आप दो तो 850 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया वाला कोई फ्लैट जो उनको दिया जाए, ताकि कम से कम फैमिली रहे तो उसके, जिसमें थोड़ा डाइनिंग रूम भी हो, 2 बाथरूम भी हो, 2 कमरे भी हों, ताकि ढंग से रह सके। अब वो क्या था, क्राइम भी उसमें ज्यादा है, उधर अभी भी क्राइम है। ऐसा है कि जो चीज जहाँ इस टाइप का माहौल होगा वहां फिर क्रिमिनल बीच में आ जाते हैं, लोगों को दबाते भी हैं, गरीब लोग तबका ज्यादा है। तो ये एक है जहाँ जहाँ कॉलोनी हो रही है इस टाइप के लोग वहां आगे आम लोगों को तंग होता है, ये सारा सिस्टम होता है सारा। तो अब हमने मांग की थी पीछे जहाँ जहाँ आशियाना है, सेक्टर ये अभयपुर में है, इंडस्ट्रियल फेज 1 में, सेक्टर 20 में है, 26 में, 28 में है, वहां पर इसकी स्पेशल रिपेयर की जाए। और हमारे पार्षद हैं राजेश वार्ड नंबर 9 से, जो अभयपुर से, तो वहां तो उन्होंने काम प्रस्ताव पास करा के शुरू करवा दिया था। तो हमारी यही मांग है कि उन लोगों को जहाँ जहाँ उनकी जो टूट फूट हुई है, रिपेयर की जरूरत है, वो जरूर करवाए सरकार, ताकि वो लोग भी ढंग से रह सके। मैं अब एक चीज छूट गई हमारी कि जो शहर में एक अतिक्रमण की समस्या है और कानून व्यवस्थाओं पर, और फिर एक ट्रैफिक लाइट्स और जाम की जो समस्या आ रही है, इन चीज़ों पे आप क्या कुछ है और क्या समाधान आपके पास आता है और क्या सरकार को सजेशंस देते हैं? देखिए, आपने बात जामगी की पहले, तो जहाँ जहाँ जरूरत है सर्वे करवा कर, एक तो स्लिप रोड होता है जो जहाँ जहाँ बन सकते हैं वो अगर बनाएं तो काफी हद तक समस्या हल हो सकती है। जहाँ मान लो कोई ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर है, सरकारी है वो कोई, तो उसको हटा के स्लिप रोड बनाए जा सकते हैं। जिस तरह हम बात करें, अगर
ये जो 20-21 से निकलते हुए 20-21 वाला बुरा हाल हो गया, वहाँ लाइटें जरूरत है लगाने की हाँ, अभी, हाँ, क्योंकि नया वो पुल बन गया। हाँ, और इसी तरह माजरी चौक पर है। हम्म, इसी तरह अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल फेस 1 सेक्टर 14, सेक्टर 15, 12A इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर भी अब दिक्कत आ रही है। तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए भी कुछ स्लिप रोड टाइप की इसका बना के, और वो उससे काफी ठीक होगा। दूसरा, आपने बात की इन्फोर्समेंट की। इन्फोर्समेंट की जी। देखिए, जो लोग रोजगार के चक्कर में बेरोजगार लोग हैं, वो रेडी फड़ी लगाता है, कोई अमीर आदमी तो लगाता नहीं। पंचकुला के कम है, पंचकुला के हाँ, कम है, नहीं, मोहाली के और क्या नाम है मैं चंडीगढ़ के लोग ज्यादा है। मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। हाँ। तो ये 2018 में एक सर्वे हुआ था। हाँ। उस टाइम बहुत ही कम संख्या थी। हम्म। मैं जब मेरी पोस्टिंग यहाँ थी तो सर्वे चल रहा था, तो उस वक्त हमने देखा था कि संख्या 1700-1800 करीब आई थी। और जो भी अधिकारी उस वक्त थे, बाद में आए, उन्होंने जोर दे देखे भी और करवाओ, तो वो संख्या बढ़ी। उसमें और लोग भी आगे अपना बुक करा लो, कल ना यहाँ आपका इसकी बदले मिलने जगह मिलनी है। तो वो कहीं न कहीं वो भी एक बड़ा कारण रहा। और धीरे धीरे इसके बाद में लोग बाहर से आए भी हैं, इनको बढ़ी भी है। तो उसका तो सीधा सा एक हल जो है, भी आइडेंटिफाई करो आप भी, जो लोग पुराने रह रहे हैं उनको जगह दी जाए। और जिस तरह सेक्टर 19 में 250 करीब वो जो सेल्ट वो बना दिए आपके इनको वहाँ फिर बसाने के लिए, इनको जो वेंडिंग जोन जो है बनने के लिए 250-300 करीब बना दिए। तो कौन जाएगा इतनी दूर वहाँ? 250 क्यों लगेंगे रेडी फ्री वाले? तो मेरा सुझाव है, पहले भी मैंने कहा था, अब भी मैं कह रहा हूँ कि सेक्टर वाइज जो लोग सही पुराने बैठे हैं, जिनकी जरूरत है, सेक्टर वाइज मार्केट के साथ में जगह दी जाए कुछ, और साथ आय के हिसाब से तो दिया जाए। नहीं, सुनो आप, हाँ। जरूरत के हिसाब से, उन लोगों को जरूरत है, जरूरतमंदों को नहीं, उन जरूरतमंदों को भी जो सही हो, और लोगों को जरूरत देखे भी क्या किस चीज जरूरत है, लोगों को कौन सी रेडी फड़ी क्या क्या चाहिए। तो मेरा ये है कि जो डिफरेंट बड़े पार्क हैं सेक्टरों में, वहां पर 5-5, 6-6 बूथ छोटे बना दिया जाए, उनसे एक नॉमिनल किराया लिया जाए, और वहीं उनको सेट कर दे अच्छे से कलरफुल, ताकि भद्दा भी ना लगे, और कुछ मार्केट्स में कर दें तो दिक्कत नहीं आएगी। आप एक जगह अगर मान लो आपने ट्राई की भी एक मार्केट में करते हैं, तो मार्केट में दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है। और वो एक्चुअल वाले जो हैं वो 2,500 से ज्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो फालतू के लोगों ने लिखा दिए, मामा चाचा फूफा बाहर से लिए और ले आए, वो ठीक हो सकता है वो सारी। एक तो ये बात आई, दूसरी चीज आती है कि घर में हमारे यहाँ पंचकुला के अंदर जो इन्होंने इतनी सारी गौशालाएं बनाई हैं, गौशाला में है आवारा पशुओं की हैं, और संरक्षित पशु का नाम उसका नाम दे दिया गया गौओं का, और सड़कों पर है आज भी है। दूसरी चीज है कि इसी में कुछ सेक्टर्स में घोड़े खच्चर और इस तरह के हैं। अब तक इन्होंने गौशाला तो बना दी, अस्तबल क्यों नहीं बनाए? ये भी चीज को सरकार को देना चाहिए। नो डाउट ये सेक्टर 15 के आसपास 16, 17 मैं देखता हूँ कई दफा वो, और क्योंकि लोग इनको यूज करते थे पहले, हाँ। अब वो ज्यादा इनकी को ज्यादा अहमियत नहीं रही, यूज हाँ। नहीं रहे, तो हाँ। मोस्टली तो या तो उनके बच्चे आगे जो बोलते हैं, क्या बोलोगे आप, घोड़ा घोड़ी जो भी है, या बछेरा खच्चर जो भी है सारा, तो वो आवारा फिरते हैं, और वो भी इक्वली डेंजरस हैं जिस तरह आवारा एक्सीडेंट की। तो ठीक कह रहे हो आप, ये एक अलग से कोई अस्तबल, कोई जिसमें कोई 100-150 का, मतलब इतना ज्यादा नहीं है, वो बनाया जा सकता, बनाना चाहिए। और जो आवारा पशु हैं, ये समस्या को आज ही नहीं है, मैं मानता हूँ पहले भी थी, लेकिन मेरा अच्छी तरह याद है 2012-13 में जब मैडम आसिमा बराड़ यहाँ डिप्टी कमिश्नर थी, और हमारी कमिश्नर भी थी, और मेरी पोस्टिंग यहाँ थी, हम इनके बड़ा लगातार पहले हमने सर्वे किया भी कौन लोग हैं ये पशु आते कहाँ से हैं, जिम्मेवार कौन है, आवारा कितने हैं, लोग मालिक कितने, वो सारा सर्वे करवा के। और संजय जी मेरे, हम इनके पीछे पड़े थे, FIR लॉ कराई थी उन लोगों के खिलाफ। अब कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, सुनो आप, FIR लॉ कराई थी, मैं खुद जाता था वहाँ, स्टाफ जाता था, मैंने कहा या तो उठा लो यहाँ से, ये जो घग्गर नदी का चारों तरफ, और ये पंजाब का एरिया लगता है, बल्टाना वाला इधर, और इधर ये पीर मुछला साइड में, उधर ये डेरा डाले हुए थे, और शाम होते ही झुंड आते थे, अब भी आते हैं, अब 20-21 वाले साइड से बहुत बुरा हाल है। तो वो लोग जो हैं बाहर से आके घग्गर नदी वहाँ वो पालते हैं, दूसरे इलाके से आके, वो बाकायदा जो इधर आप देखो जंगल जो बना हुआ ना घग्गर के आसपास, और सारा उनके घर बने, छोटे छोटे बच्चे इनके बच्चा बच्ची वहां पढ़ते हैं उनको, और वो गाय छोड़ देते हैं, गाय
गंद वंद खाक हो गए, सुबह वापस आते शाम को छोड़ देते हैं। तो सख्ती गाय पर करने की जरूरत नहीं है, उनके सख्ती मालिकों पर करो मालिकों पर, उनको अब अंदर करो, अंदर करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट मैं बताऊं आपको बात, इनका जो दूध होता है ना, वो बेचते हैं दूध मिठाइयों के लिए, वो बिल्कुल पॉलिथीन पॉलिथीन खाती रहती हैं, तो बड़ा गंदा होता है, और वो भी अनहाइजीनिक यस, वो देखा है मैंने खुद, वो देखा है मैंने खुद। तो देखिए बहुत सारी बातें हुई, हमने बहुत सारी चीज़ों को किया, बातें इतनी है सफाई कि वो एक दिन में कभी भी वो पूरी नहीं हो सकती। शहर की समस्याएं भरी हुई हैं, समस्याओं के बाद भी सफाई बढ़ रही है। फिर उसके बाद हम एक छोटी सी बात रह रही है कि एक सफाई की समस्या के थोड़ी सी, आप भी उस चीज़ पे चिंतित हैं, हम लोग भी चिंतित हैं। सफाई गलियों की, गांव की और की सफाई के कूड़े को उठाने का, फिर जो कूड़ादान बने हैं उसकी एक मुख्य समस्या है कि इधर रखो, इधर करो, इधर से उधर। 3-4 जगह उन्होंने सब अपने कूड़ादान जहाँ स्थित होता है उसको किस किस तरह से रिसाइकिल किया जाए, वो एक बातचीत थी, वो बहुत ज़रूरी है। आप उस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या देखिए, यहाँ एक जो दिक्कत आ रही है वो है जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। हालांकि सरकार ने, नगर निगम ने स्टाफ बढ़ा दिया, पीछे से मशीनरी ले ली खूब, और एक 1.5-1.25 का ठेका पर मंथ का एक अलग से दे दिया डोर टू कलेक्शन का, और अभी कोई एक और दिया 40-45 लाख रुपए महीना का उठाने का। लेकिन निगरानी, ऊपर जो मॉनिटरिंग है, बहुत सी गाड़ियां अनयूज्ड पड़ी नहीं, हैं। मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हो पा रही है, जो मुझे लगता है इस वजह से वो सारे दिखते हैं। अगर डोर टू कलेक्शन का लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है तो बाहर गंदगी आनी नहीं चाहिए। तो घर घर से आप उठा रहे हो तो बाहर गंदगी कैसे आ गई? तो कहीं न कहीं गैप है, और अधिकारियों को थोड़ा सा ज्यादा मॉनिटरिंग करके इसको काबू करना चाहिए। तो हो सकता है ये, अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अधिकारी थोड़ा दें, थोड़ा पार्षद ध्यान दें, कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सा, या स्टाफ वाले जो सुपरवाइजर हो रहे हैं वो थोड़ा सा ड्यूटी के प्रति लापरवाही नहीं करें, तो सब ठीक हो सकता है। हुआ है पहले, ये करा है हमने यहाँ पर पहले इस शहर में। इस शहर को बड़ा साफ रखते थे, नाइट स्वीपिंग करते थे, आपको याद हो पुरानी नाइट स्वीपिंग की हमने, बड़ा किया सारा। और एक जो दिक्कत है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगने की, वो अब तक नहीं लग पाया है। मेरी जब पोस्टिंग थी, हमने विभिन्न विभाग के अफसरों ने, बाकायदा प्रशासन ने एक टीम बनाई थी, हमने खूब जगह ढूंढी, और जो धुरी वाला पॉइंट है जहां अब ये डल रहा है, जिसकी दिक्कत आ रही है अब, ये जगह उस वक्त सिलेक्ट हो गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये जो 23 वाला गिरता था, ये तो पुराना चल रहा है, लोगों ने शोर मचाया, ये रुक गया। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि वहां डाल दो धुरी वाला में, और वहीं से चूक हो गई। वहां पर वो जगह बड़ी 12 एकड़ जगह HSU मिली थी नगर निगम के लिए, और सारा प्लांट लगना था वहां, बड़ी मौके की जगह। और जिस तरह इंदौर में और जगह इसी टाइप का, नहीं प्लांट लगना था, तैयारियां थी सारी, लगभग परमिशन आ गई थी सारी, एविएशन से हो, चाहे पोल्यूशन बोर्ड से हो, फॉरेस्ट से हो, किसी से हो, वो सारी एनओसी आ गई थी। वहां गलती कर दी, उन्होंने कहा वहां डाल दो। किसी अधिकारी में इतना दम नहीं था कि मुख्यमंत्री को कहते जी वो तो प्लांट लगना है वहां, तो अगर हम पहली वगन डाल देंगे तो फिर कैसे लगेगा प्लांट? वो गलती हो गई, वो सारा वगन डालते रहे, और अब आगे वो जगह नहीं मिल रही कहीं भी। और अब ये पट भी पड़ता है कोई यहाँ 70 किलोमीटर दूर, वहां ड्रामा होता ले जाने का, रास्ते में फेंक देते हैं, दौड़ कर देते हैं, तो वो कुछ नहीं, बकवास कुछ नहीं है वो। और इस वजह सारा भट्टा बैठ गया। अब इनको जगह ढूंढनी चाहिए, नगर निगम का किसी एरिया में जगह ढूंढनी चाहिए, और तब जाके वो प्लांट लगेगा, तब ये चीजें सारी काफी हद तक ठीक हो पाएंगी। और साथ में मैंने कहा कि अंकुश लगे, आप अधिकारी जो हैं अपनी ड्यूटी समझें अपनी, अंकुश और निगरानी जो है जरूरी, निगरानी बहुत जरूरी है, वो ढंग से नहीं हो पा रही है। मेरे पास एक वीडियो में दिखाऊंगा आपको, अभी भी देखो आप, वहाँ गोबर पड़ा रोड के ऊपर मेयर पूरा, और मैंने पर्सनली कह दिया, मेयर को 2-3 बार भेज दिया, अधिकारियों कह दिया, अरे इसको साफ करा दो, करना कुछ नहीं है, जेसीबी उठाकर गड्ढे खोदना, साइडों वहां करवा दो। इस तरह हर गांव में ये दिक्कत है, यहाँ नहीं हर जगह ये, तो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा निगरानी करनी पड़ेगी। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमने पूरे शहर पे चर्चा कर दी है, और शहर के बारे में, शहर की चीज़ों पे आपकी सलाह सरकार ले, क्योंकि आपके जो एक अनुभव हैं उस अनुभव का फ़ायदा सरकार को ज़रूर उठाना चाहिए। मैं तो सरकार से भी अपील करूंगा, लोगों से भी अपील करूंगा कि आपस में भी अपने आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रखें, शहर को अच्छा बनाएं, सबसे विश्व स्तरीय शहर बनाएं पंचकुला को। धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे साथ सहयोग दिया। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, थंबनेल दबा करके, जिससे कि हमारी ये बातें बातों बातों का कार्यक्रम में आप सभी लोगों का धन्यवाद।
थैंक यू जी, धन्यवाद।